एपीजी क्लासेस आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, लोकहित में शिक्षा और राष्ट्र हित में शिक्षा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी नए उद्देश्य के साथ हम इस सेशन का शुरुआत कर रहे हैं, जो एक साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करें और उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी का, ऑप्शन बी है पीला का, ऑप्शन सी है लाल का और ऑप्शन डी है काला का। तो हमें बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकीर्णन क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जो होता है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसका प्रकाश ऐसे निकलता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर आप जानते हैं कि वायुमंडल है तो उसके कई लेयर हैं। तो धूल के कण इसमें होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो बिखर जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर और कुछ ही सीधे हमारे पास तक पहुंचती हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, कणों से टकरा कर बिखर रही हैं और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग यानी फैलाव। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो हमसे पूछा गया कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक बात और बता दें कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है, ब्लू, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और रेड कलर का प्रकीर्णन यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए, आपका लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, अभी हमने बताया है कि सूरज से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वायुमंडल की परत जो होती है उसमें टकराती हैं। ठीक है ना, यानी धूल के कण इसी वायुमंडल में ही होते हैं। धूल के कण इनसे टकराती है। लेकिन वायुमंडल के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरणें किसी भी चीज़ से नहीं टकराती हैं, अर्थात वहाँ पर धूल का कण होता ही नहीं है। तो इसके वजह से प्रकाश की किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो जब परावर्तन नहीं होगा, टकराएंगी नहीं, फैलाव नहीं होगा, तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दो दर्पणों के बीच बना कोण 60 डिग्री है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो देखिए, इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या हमें बतानी है। जैसे मान लीजिए एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, ये क्या हो रहे हैं, इनके बीच कोण जो बन रहा है, जैसे ऐसे हैं दर्पण, तो इनके बीच कुछ कोण बन रहे हैं। तो ठीक है ना। तो जब कोण बनेंगे तो ये कुछ झुकाव कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे। तो वही पूछा है कि इनके बीच जो अगर 60 अंश का कोण बन रहा है, इसको हम बना दे रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे बन रहे हैं, ये भी दर्पण है, यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है, तो पूछ रहा है कि इन दर्पणों द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए। तो देखिए, इनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी उसको हम बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, इसका फार्मूला होता है n = 360/थीटा। तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाता है, 60 हो जाएगा और -1 होता है। ठीक। तो जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस चांस में जाएगा, 6 चांस में जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया कि दो दर्पणों के बीच बना कोण 60 अंश है, तो उनके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो उनके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो रही है, 5 हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप फार्मूला याद रखेंगे, n = 360/थीटा -1। ये क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बताती है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगर आप
चैनल पे नए हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। हमसे पूछा गया है कि आपतन कोण का मान अगर 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 45 अंश, ऑप्शन बी है 30 अंश, ऑप्शन सी है 90 अंश और ऑप्शन डी है 20 अंश। तो देखिए आप पढ़े होंगे दर्पण में कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये कोई दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है और पुनः टकरा कर इधर चली जाती है, बीच में आपका अभिलंब होता है। तो ये जो कोण होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं आई, और ये जो कोण होता है इसे हम कहते हैं आर। तो ये आई जो होता है आपतन कोण होता है, आर जो होता है परावर्तन कोण होता है। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। तो हमसे पूछा गया कि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण भी आपका 30 ही अंश हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होता है और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो हम बता दें आपको कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रतिबिंब बनते हैं और 6 में से मात्र एक ही प्रतिबिंब ऐसा होता है जो आभासी होता है। और आभासी का मतलब ये होता है कि हम केवल उसका आभास कर सकते हैं कि ये वस्तु की आकृति ऐसे बन सकती है, उसको रियल में हम देख नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं आभासी। ठीक, और वास्तविक क्या होता है, वास्तविक का मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं वैसे हमारा फिगर बन रहा है। जैसे आप जनरली देखा जाए कि फ़ोटो वगैरह जो हम खिंचवाते हैं तो जैसे हम रहते हैं उसी तरह हमारा फिगर भी आता है, लेकिन आभासी में केवल कल्पना हम कर सकते हैं कि ऐसे फिगर बन सकता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, मात्र एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो आभासी होता है और उसके साथ साथ छोटा भी होता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं जिसमें एक ही प्रतिबिंब आभासी होता है, बाकी सब वास्तविक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए दर्पण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे शेविंग का मतलब होता है जैसे हम जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग उपयुक्त होता है। उपयुक्त का मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है ए बी दोनों और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में अंतर क्या है। अवतल दर्पण क्या होती है कि किरणों को फैलाती हैं, ठीक है ना, यानी छोटी चीज़ों को बढ़ा के दिखाती हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, किरणों को मोड़ती हैं, अर्थात बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में दिखाती हैं। अब जाहिर सी बात है आपको दाढ़ी बनाना है तो बाल वगैरह जो भी होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बड़े बड़े आकार में देखना है आपको, ताकि अच्छी तरीके से शेविंग हो सके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है उसको पूरा फैला के बनाती है ताकि कोई भी चीज़ क्लीन दिखाई दे सके। तो शेविंग करने के लिए हम जनरली अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक, ताकि अच्छी तरीके से चीज़ें दिखाई दे सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टार्च में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि टार्च में कौन सा दर्पण हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए टार्च जो होता है आपका, टार्च जो होता है आप देखते हैं जनरली इसमें क्या होता है, दर्पण लगा होता है, ये अंदर पॉलिश जो होती है ना वो दर्पण होती है। यहाँ से आपका प्रकाश ऐसे निकलता है, आप देखते हैं कि प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जब प्रकाश फैलता है तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो टार्च में आपका क्या होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए कान का डॉक्टर कान की रोग देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण का और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी है सभी।
तो हमें बताना कि कान का जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो देखिए, जो भी लोग कान के इलाज कराने के लिए गए होंगे तो देखे होंगे एक डॉक्टर एक दर्पण का यूज करता है, वो होता है आपका अवतल दर्पण। क्योंकि कान की जो पार्ट होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं और उनको हमें देखना है क्लियर, तो बड़े बड़े पार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे पार्ट में चीज़ें स्पष्ट हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए क्या करता है कि कान का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके आपके कान के जो पार्ट होते हैं उसे बड़े बड़े आकार में आसानी से देख लेता है और अच्छी तरीके से रोग का पहचान कर लेता है। तो कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, इन सब के लिए ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो बराबर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।